नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे और कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से संकेत किस तरह के निकल कर आ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। याद रखिए, शुक्रवार को सुस्ती थी, पिछले हफ्ते भी सुस्ती दिखी, लेकिन आज सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 23,270 के पास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ। ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे थे। याद रखिए, ग्लोबली कई सारे इवेंट्स हुए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज होते हुए नजर आए। सीज फायर एग्रीमेंट जो हुई थी उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आया और आज डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी भी है। तो कई सारे ग्लोबल इवेंट्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन था शुक्रवार को और कमोडिटी मार्केट में आज सुबह किस तरह की चाल निकल कर आई है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज बाजारों की नज़र डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण पर होगा। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं और अब पूरी की पूरी नज़रें ये टिक जाएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन टैरिफ को लेकर किस तरह के ऐलान करता है, किस तरह के फैसले लेता है और पॉलिसीज किस तरह की रहती हैं। तो आज से कह सकते हैं कि एक्शन शुरू। हालांकि अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में बहुत ही शानदार खरीदारी हमने देखी। डाउ जोन्स करीब 325 अंक चढ़ा, 0.25% के आसपास की तेजी। S&P 500 और नेस्डेक की बात करें तो 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती वहां पर भी रही। और ये पिछला हफ्ता जो रहा, इस साल की पहली पॉजिटिव क्लोजिंग हमने बाजारों में देखी है। और इनफैक्ट अगर हम डोनाल्ड ट्रंप ने जब नवंबर में जीत हासिल की थी, प्रेसिडेंट इलेक्ट जब वो हुए थे, उसके बाद बाजारों में जो तेजी आई थी उसके बाद की सबसे बड़ी तेजी पिछले हफ्ते बाजार की रही है। शुक्रवार को तो तीनों इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए ही हैं। लेकिन अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो टेस्ला में करीब करीब 3% के आसपास की तेजी रही। इनवीडिया में 3% के आसपास की तेजी रही है। आपको बता दें कि टेस्ला डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से ये शेयर करीब करीब 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। जिस तरह से घनिष्ठता है एलन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि ईवी को लेकर पॉलिसीज में कुछ फेवरेबल चेंजेस आ सकते हैं और उसकी उम्मीद में ये शेयर दौड़ रहा है। बाजारों की अगर हम तेजी की बात करें तो जो बाजारों के लिए जिन ट्रिगर्स ने फ्यूल का काम किया उसमें अच्छे आंकड़े आए बैंकों की तरफ से। कोर सीपीआई के नंबर अनुमान से कम आए। पीपीआई यानी कि परचेजिंग पावर प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के भी आंकड़े जो आए थे वो भी अनुमान से कम आए थे और इन्होंने बाजारों को सपोर्ट दिया है। पिछले हफ्ते डाउ जोन्स करीब 0.25% चढ़ा। S&P 500 की बात करें तो करीब करीब 3% के आसपास की तेजी रही और नेस्डेक में करीब 2.5% के आसपास की मजबूती रही। लेकिन बैंकिंग का दम बड़ा गजब का रहा है। गोल्डमैन सैक्स करीब 12%, सिटी ग्रुप के शेयर में भी तकरीबन 12% के आसपास की तेजी रही और जेपी मॉर्गन 8% ये शेयर चल के बंद हुआ है। और हम देख रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट से क्यूज देकर तमाम एशिया के जो बाजार हैं वो भी मजबूती के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। चाइना के बाजार में हालांकि 0.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन निकेई जो कि जापान का इंडेक्स है और हैंगसेंग जो कि हांगकांग का इंडेक्स है, इन दोनों इंडेक्स में करीब करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है। कोरिया के बाजार फ्लैट टू नेगेटिव थोड़े से रेंज में ही हल्की सी गिरावट के साथ फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। कमोडिटी से कोई ज्यादा खास संकेत नहीं है। सोना हम देख रहे हैं कि जो भाव हमने शुक्रवार को देखे थे उसी भाव के आसपास से $2730 के आसपास के प्राइसेस 2730-35 के आसपास होंगे। और कच्चा तेल भी एक रेंज में ही है, भाव है $80 के आसपास, उसके ऊपर लगातार टिका हुआ है। अच्छी चीज है कि बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे करके नरम हो रही है और 10 ईयर की यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.62% के आसपास से। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है हल्की सी तेजी पर खुलने के संकेतों के साथ। इक्का दुक्का अगर हम घरेलू फ्रंट की बात करें तो अच्छी चीजें हैं। विप्रो के शेयर में आज हम तेजी देख सकते हैं। एडीआर चढ़ के बंद हुआ है, 4% के आसपास की तेजी हुई है, लेकिन एफआईएस की बिकवाली लगातार चल रही है। मतलब वो एक निराशा वाली एक पेन पॉइंट बाजार के लिए कह सकते हैं। लेकिन आज चौतरफा दुनिया भर की नजरें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण पर होगी। रात को ही वो शपथ ग्रहण की तस्वीरें यहां पर आएंगी। कल हम उसका आपको पूरा विस्तार से ब्यौरा भी दिखाएंगे। लेकिन आज सुस्त एक दायरेबंद ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। 20 अंकों पर
300 के करीब जाकर कारोबार करता हुआ। के करीब गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक। एशियाई बाजार हल्की बढ़त के साथ शुरू होते हुए नजर आए, लेकिन सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप के स्वेरिंग इन सेरेमनी पर होगी। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह के रहे, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने 11वें दिन लगातार शुक्रवार को बिकवाली की। कैश मार्केट में करीब 3,320 करोड़ की। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2600 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2400 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 14,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 850 करोड़ की बिकवाली। वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 850 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी। लेकिन अभी जैसे अभिषेक बता रहे थे, एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और शुक्रवार को भी 11वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की। लेकिन शुक्रवार और पिछले हफ्ते की सुस्ती के बाद इस हफ्ते कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? ग्लोबली कई सारे फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट भी भारतीय बाजारों पर होगा। ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स में कई सारे इवेंट्स हैं जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कल से नजर आ सकता है। इस बैकड्रॉप में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये बात सच है कि आप जो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इवेंट्स है, और अब हम भी बजट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये भी हमारे लिए एक अच्छा इवेंट है। बट द थिंग इज डेट कि मार्केट के पास अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स है जिससे वो जूझ रहा है। मार्केट्स को दो चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट, उसको एक तो पार्टिसिपेशन चाहिए एफआई का, जो कि इस समय काफी हद तक एब्सेंट है। दूसरा, मार्केट को चाहिए कि थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, एक लेवल्स के ऊपर आ जाए। 200 दिनों की एवरेज है 23,700-800 की रेंज, और बैंक निफ्टी के लिए है 50,700 की रेंज। जब तक इन दोनों लेवल्स को हम नहीं पा लेते तो मार्केट के अंदर कोई मेजर मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं आएगा। फिलहाल मार्केट इस दोनों मेजर मूवमेंट्स के लिए रुका हुआ है। दूसरा पॉइंट, जैसे डोनाल्ड ट्रंप शपथ करेंगे तो आज भी कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तो आपको अगले 10 दिन के लिए वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। 15.5 से 16 तक का जो वॉलेटाइल सेशन चल रहा है अभी विक्स के हिसाब से, वो रिमेन्स द सेम है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। तो आपको भी कुछ नहीं करना। जो पहला पुराना स्टांस है, आपके साथ तो कई बार डिस्कस हो चुका है, एक्यूमुलेशन का स्टांस है। धीरे धीरे करके एकत्र करते रहिए। जैसे जैसे ट्रिगर्स अनफोल्ड होते रहेंगे, मार्केट अपने आप को चेक एंड बैलेंस करके आपको बताता रहेगा। तो फिलहाल आप अपनी तरफ से कोई पूर्व आग्रह, यानी कि अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशंस ना करें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर फंड्स का फ्लो होना बहुत जरूरी है। सारी बातें ठीक है, लेकिन फंड्स का फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो फंड्स का फ्लो तभी हो पाएगा जब फंड्स आ पाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको रेंज में रहना है, स्टिल इन द रेंज है। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उसको थोड़ा देख के काम करें, ज्यादा बड़ी पोजीशंस ना लें और मौका देख के ही चौका मारें। ट्रेडर्स को कॉशियस रहने की सलाह, ये नजरिया। लेकिन डिम्पी, इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो याद रखें पिछले हफ्ते आईटी इंडेक्स में भारी कमजोरी दिखी थी। एचसीएल टेक जैसे कंपनियों के नतीजे आए जिसके चलते कमजोरी रही, लेकिन आज विप्रो के नतीजे पॉजिटिव। आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय होगी? आशीषा, देखिए, आईटी ने मैं बोलूंगा कि नंबर्स अच्छे दिए, बट मार्केट्स के अनुरूप नहीं दिए। मार्केट्स को बम्पर नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं था कि इन्फोसिस के नंबर्स के अंदर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। वो तो डॉलर रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, और वो उसने खुद नहीं क्रिएट किया, वो तो इकोनॉमी द्वारा क्रिएटेड की हुई या प्रॉब्लम है, जो कि डॉलर रूपी इक्वेशन है। कोई कॉन्स्टेंट करेंसी में उसका डिक्लाइन दिखा। टीसीएस के नंबर्स आपको पता है शानदार आए थे। एलटीआईमाइंडट्री स्लाइटली मिस था, विप्रो स्लाइटली पॉजिटिव था। तो हम आईटी से ओवरऑल जब पिक्चर लेके चले गए स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वार्टर सीरीज, हम ये मान के चले थे कि आईटी के नंबर बहुत अच्छे नहीं आएंगे। बट मैं बोलूंगा कि आईटी ने उतना निराश नहीं किया। और ध्यान रखा जाए आशीषा, आईटी सेकंड लार्जेस्ट वेटेज रखता है आफ्टर, इनफैक्ट फर्स्ट लार्जेस्ट वेटेज रखता है बैंक निफ्टी से भी पहले, यानी कि बैंकिंग काउंटर से पहले। तो इसका दायित्व, इसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा बन जाती है। आई होप सो कि विप्रो के नंबर्स ने चेक एंड बैलेंस किया है। एक कड़ी चल रही थी जो 2 नेगेटिव नंबर्स को मार्केट ने फ्लोट किया था, उसको थोड़ा पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा। और एट द वेरी लास्ट मेरे को लगता है पोस्ट नंबर आईटी के अंदर 100% पोजीशनिंग होगी। तो इसलिए आईटी के अंदर भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा स्टांस ही रखना चाहिए। अच्छे शेयर्स को फाइंड आउट करके उसकी पोजीशनिंग बना के रखो। एंड आई होप सो कि जब पूरा बाजार चलेगा तो आईटी को इग्नोर करके नहीं चलेगा, और आईटी की पार्टिसिपेशन 100% होगी। इस बार प्री नंबर ना होके पोस्ट नंबर पार्टिसिपेशन हमको अच्छी देखने को पक्का मिलेगी।
बिल्कुल, तो ये नज़रिया आईटी सेक्टर पर विप्रो के नतीजों पर भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन डिम्पी बहुत-बहुत शुक्रिया रणनीति बताने के लिए। करते हैं शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, कई सारे बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए, इसके अलावा आईटी सेक्टर और कई सारे बीएफएसआई सेगमेंट से इन जनरल कई सारे नतीजे आए हैं। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक से शुरुआत। जी बिल्कुल आशीषा, ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक की नंबर्स अगर देखें लार्जली जो है सैटरडे को आया था नंबर्स, और एनआई और जो इम्पोर्टेंट नंबर्स जो चेक करते हैं वो लार्जली इनलाइन आए थे, लेकिन जो आपके जो कह सकते हैं एसेट क्वालिटी, यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और ओवरऑल जो फ्रेश स्लिपेजेस है वो डिक्लाइन कर रही है, 12% सिक्वेंशली डिक्लाइन की गई है। और निम्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2 बेसिस पॉइंट्स ऊपर आ चुके हैं। तो लार्जली जो है ऐसे खराब बैंकिंग एनवायरनमेंट में जो हमने रिजल्ट्स देखिए उसके हिसाब से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हम जो है कोटक महिंद्रा के लिए कहेंगे। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स के लिए विप्रो भी हमारा दूसरा निफ्टी का स्टॉक रहेगा। यहाँ पे रेवेन्यू जो है आप कह सकते हैं इनलाइन आए, लेकिन जो मार्जिन है और पैट और अबव ओवरऑल नंबर्स हैं वो अबव एस्टिमेट्स देखने मिले हैं हमें। टेक महिंद्रा की बात करें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। रेवेन्यू इनलाइन आया है, मार्जिन इनलाइन आया है, लेकिन पैट जो है वो बिलो एस्टिमेट्स देखने मिला है। वीक नंबर्स की बात करें तो रैलिस इंडिया के भी आंकड़े कमज़ोर हैं। सीक्वेंशियली जो है बड़ी गिरावट जो है अक्रॉस ऑपरेटिंग पैरामीटर्स और फाइनेंशियल नंबर्स में हमें देखने मिले हैं। इंडियन होटल्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है जो आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। नेट प्रॉफिट लगभग 29% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो चौथे तिमाही और वित्त साल 2026 में भी जो है डिमांड में स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। तो ये इंडियन होटल्स की बात की मैंने, जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। आरबीएल बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 2.5% बढ़ा है। और ओवरऑल अगर बात करें तो एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। तो आरबीएल बैंक में भी जो है आप देख सकते हैं कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। कैनफिन होम्स की भी बात करें तो बीएफएसआई स्पेस में जो है वीकनेस देखने मिल रही है। नेट प्रॉफिट सिर्फ 6% ऊपर, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 17% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे भी नज़र रहेगी। और हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात कर लें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे, उतनी एनालिस्ट कवरेज नहीं है। और यहाँ पे एनबीएफसी एयूएम देखिए तो ये ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रही है, लगभग 295 करोड़ रुपीज़ की। और रेवेन्यू में 6% का उछाल देखने मिला है। तो ये ओवरऑल अर्निंग्स आ रहे हैं। लेकिन कोटक महिंद्रा को छोड़ दीजिए तो बीएफएसआई स्पेस में जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं। और आईटी में जो है हम बात करें तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स विप्रो के आए हैं, हालांकि मिले जुले टेक महिंद्रा के आए हैं। टेक महिंद्रा के नतीजे मिले जुले, लेकिन इसके अलावा आईटी और बीएफएसआई सेक्टर के कई सारे नतीजे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन नतीजों के अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, शुगर सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आई है। शरद बताएं यहाँ पर किस तरह की खबरें निकल कर आई है। जी आशीषा, सबसे पहले जो है शुगर स्टॉक्स पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो शुगर स्टॉक्स के लिए जो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, और ये एक्चुअली हमारे ईटी नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर भी लग चुकी है। हम पहले ही बता देते हैं हमारे दर्शकों की ट्रेंड्स क्या पकड़ते हैं। और ये सेक्टर की बात करें तो बड़ी रिलीफ आई इस सेक्टर में। अगर डिटेल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट अलाउ किया है, लगभग 10 लाख टन का जो है शुगर एक्सपोर्ट्स अलाउ किया गया है। और जो रिजर्व प्राइस भी है उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस देखने मिली है। दूसरा स्टॉक ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक रहेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली गोविंद जैन जो सीएफओ है उन्होंने रिज़ाइन किया है पर्सनल रीज़न से। अरुण खुराना जो होल टाइम डायरेक्टर हैं वो उनकी पोस्ट में जो है अभी के लिए एडिशनल चार्ज रखेंगे। टेलीकॉम स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। गवर्नमेंट जो है 1 लाख करोड़ रुपए का एजीआर का जो ड्यूज़ है उसको माफ़ कर सकती है। तो खास करके वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पे नज़र रखिएगा। और अगर वोडाफोन आइडिया कि जो है डेट रिडक्शंस में जो है प्रॉब्लम्स नहीं होती है तो इंडस स्टार्स को भी फ़ायदा होता है। तो ऑफकोर्स उसमें भी एक फॉलो ऑन रैली देखने मिलता है। भारत मोबिलिटी एक्सपो जो दिल्ली में हुई थी, यहाँ पे जो है हुंडई नज़र में रहेगा, क्योंकि एक कंपनी एक्सप्लोर करी है पार्टनरशिप टीवीएस मोटर के साथ, जहाँ पे वो लास्ट माइल मोबिलिटी सॉल्यूशंस पे फोकस करेगी। अब यहाँ पे जो है एडवांस्ड ईवी के 3 व्हीलर और माइक्रो 4 व्हीलर्स पे जो है आगे जाते हुए रिसर्च कर सकती है और प्रोडक्शन भी हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल की भी क्लैरिफिकेशन आई है और बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हो रहे थे उनके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, खास करके कल्याण ज्वेलर्स में। यहाँ पे जो इनका जो एएमसी में जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है। यहाँ पे उन्होंने कैटेगरिकली डिनाई किया है कि सब जो एलिगेशंस आ रही हैं उनके एएमसी हाउस में वो बेसलेस, मैलिशियस और डिफेमेटरी है।
उनके एएमसी पे और उनके ऑफिशियल्स पे। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है मोतीलाल ओसवाल से आ रहा है। फार्मा स्पेस से भी दो न्यूज़ फ्लोज है जिसको आपकी नज़र होनी चाहिए। ग्लैंड फार्मा को EIR मिल गया है US FDA जरिए उनके हैदराबाद के फैसिलिटी में, और आखिर में जाइडस लाइफ को भी अप्रूवल US FDA द्वारा आ गया है जहां पे वो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर सकते हैं उसनोफ्लास्ट को लेके। एक टाइप से इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो ट्रीटमेंट आती है बॉडी में। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, जहां पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। कई सारे फार्मा स्टॉक्स, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है उस पर नजर डालेंगे। याद रखिए कई सारे नतीजों की बात की और नतीजों के दम पर ही कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले IT सेक्टर से टेक महिंद्रा की बात करेंगे। नोमुरा ने खरीदारी की राय बरकरार, 1900 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने 1750, पहले 1725 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य था, मार्जिनली बढ़ाकर अब 1750 का किया है। और सिटी ने बिकवाली की राय के साथ 1440 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। तो काफी डाइवर्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स टेक महिंद्रा पर निकल कर आई है। नोमुरा ने अपनी FY25 से FY27 की EPS एस्टिमेट्स बढ़ाई है करीब 0 से 2% से, और उनका मानना है कि 0.9 से 9.2% का सालाना आधार पर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। इसके अलावा याद रखें कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे आए थे जिस पर भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले बर्नस्टीन, मार्केट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार, 1950 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने 2700 रुपए प्रति शेयर का शेयर, नोमुरा ने 2110 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य कोटक महिंद्रा बैंक पर रखा है। सबसे पहले बर्नस्टीन की बात करेंगे, जहां पर बर्नस्टीन का मानना है कि रिटर्न ऑन एसेट्स 2% से ज्यादा कंपनी अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर पाएगी, और लोन और डिपॉजिट ग्रोथ इस तिमाही में काफी अच्छा था जिसके चलते उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है। नोमुरा, उन्होंने टारगेट प्राइस मार्जिनली घटाया है जहां पर उनका मानना है कि एनवायरनमेंट काफी चैलेंजिंग था, उसके बाद बावजूद नतीजे काफी अच्छे रहे। लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, सभी ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि लोन और डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा और स्लिपेजेस में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया काफी पॉजिटिव है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले SBI लाइफ की बात करेंगे। नतीजे शुक्रवार को ड्यूरिंग मार्केट आए थे। नोमुरा ने खरीदारी की राय बरकरार, 1800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है SBI लाइफ पर। सिटी ने 2100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, वही HSBC ने 1800 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। HSBC का मानना है कि APE ग्रोथ जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है तीसरी तिमाही में, वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा अगले कुछ क्वार्टर्स में, और 18% का CAGR एंटरप्राइज वैल्यू में अगले 2 सालों तक नजर आएगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स पर जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की राय, 1615 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। याद रखिए स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को, जिसके चलते मैक्रो कंसर्न्स के चलते अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, लेकिन उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्वेस्ट करने के लिए। हाल फिलहाल में जो गिरावट दिखी है उसके चलते 1615 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य मैक्रोटेक डेवलपर्स पर जेफरीज ने दिया है। और लास्ट में IHCL यानी इंडियन होटल्स की बात करेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की राय, 1000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर, जहाँ पर नतीजे आए थे, एबिटा नतीजे इन लाइन थे, लेकिन एस्टिमेट से कंपेयर करें तो अनुमान के मुताबिक नतीजे आए। और चौथी तिमाही और FY26 के लिए मैनेजमेंट का नजरिया काफी पॉजिटिव। तो जेफरीज ने खरीदारी की राय 1000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, जिसके चलते IHCL यानी इंडियन होटल्स पर भी अपनी नजर रखें। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। काफी उबाल यहाँ पर दिखा है, आज भी $80 पर बैरल के पार ट्रेड करता हुआ। कच्चे तेल पर आपकी क्या रणनीति होगी? भाविक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कच्चे तेल पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ी ही देर में फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन भाविक पटेल ने अपने
पिक्स अब हम तक जरूर भेजे हैं कमोडिटी मार्केट पर। सबसे पहले सोने पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। हाल फिलहाल में काफी वॉलेटिलिटी प्रेशियस मेटल्स मार्केट में दिखी है। सोने पर खरीदारी की राय, 79,100 का लक्ष्य, 78,300 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। चांदी पर बिकवाली की राय, 90,900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 92,300 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर दी है। कच्चे तेल जिस पर हम सवाल पूछ रहे थे, यहाँ पर बिकवाली की राय, जहाँ पर 6750 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 6900 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। नेचुरल गैस पर भी खरीदारी की राय है और बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर कॉपर में बिकवाली की राय रखी है। 830 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं और 840 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल का नजरिया। सोने पर खरीदारी की राय, चांदी पर बिकवाली की राय, कॉपर बेस मेटल से यहाँ पर भी बिकवाली की राय दी है और क्रूड पर बिकवाली की राय, लेकिन नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। हल्की सी कमजोरी के संकेत निकल कर आ रहे हैं 23,300 के पास, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आप